नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों की तरफ। ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता आज पूरी तरह से असहाय, अपने आप को छला हुआ और ठगा हुआ महसूस कर रही है। उत्तर प्रदेश में किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है, तो वही महिलाएं अपने ऊपर चाहे हो रहे अत्याचारों से दुखित हैं। व्यापारी से धन उगाही की जा रही है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पर कोई चीज़ ही नहीं रह गई है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में छात्राओं से धन वसूली करके दुर्व्यवस्था की भेंट चढ़ चुकी है। 21 लाख छात्राओं के साथ ऐसा घोर मजाक अब तक देश व प्रदेश में नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि खाद और बीज के लिए किसानों सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं। डॉक्टर संग्राम यादव ने कहा कि पिछले 4 साल के दौरान मानवाधिकार आयोग की सबसे ज़्यादा नोटिस उत्तर प्रदेश को मिली है। यह नोटिस पुलिस गिरफ्त में मौत, पुलिस द्वारा जनता को बर्बरता से पीटने जैसे मामलों में शामिल है। सुनवाते हैं कि क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने क्या कुछ कहा। बियर के गोदाम के पते पर ऐसी परीक्षा, क्या आपके अधिकारी और आप या आपके मंत्री इतना लापरवाह हैं कि 21 लाख छात्रों के भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ करते हैं? तो ये पूरी तौर पर इनसे जनता का विश्वास उठ गया है। जनता और नौजवान, व्यापारी, किसान, समाज का अगड़ा पिछड़ा सर्व समाज एक विकल्प की तलाश में है, और वो विकल्प लगभग जनता के सामने आ चुका है। जिस तरह से अखिलेश यादव जी की यात्राओं में, उनकी विजय रथ यात्रा में जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा, भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम हो गई। भारतीय जनता पार्टी जो अपने को बड़ी पार्टी कहती थी, कैडर बेस्ड पार्टी कहती थी, आज उसके रणनीतिकार पूरी तौर पर फेल हो गए हैं। प्रधानमंत्री को रात रुकना पड़ रहा उत्तर प्रदेश में, इसके बावजूद भी उनकी रैलियों में आशा बहुएं, पंचायत मित्र, सफाई कर्मी, प्रधानों को ऊपर प्रताड़ना, सेक्रेटरी के ऊपर अनावश्यक दबाव। लेखपालों से कहा जा रहा है कि आप 20 आदमी लेके जाएंगे। आप जो स्वयं सहायता समूह बना था, उन स्वयं सहायता समूहों को कहा जा रहा है कि आप प्रधानमंत्री की सभाओं में जाएंगे। और आपने देखा होगा इसी अतरौलिया के अंदर माननीय चेयरमैन साहब भी उपस्थित हैं, हमारे जिला पंचायत के सदस्य हैं, संजय मिश्रा हमारे अध्यक्ष हैं, सचिन जी हैं। हम सब ने ट्रैक्टर रैली निकाला था, और ट्रैक्टर रैली में हमने जनता के सामने कहा था कि जो आपका कृषि अध्यादेश है, ये काला कानून है। ये देश के किसानों पे आप जो थोप रहे हो, ये गलत है। अडानी के दबाव में आप इस तरह से कानून लाएंगे कि किसान को भी आप दबाव में लेना चाहते हो। और तो आप ले ही लिए, व्यापार तो आप ले ही लिए। आप भारत के हवाई अड्डों को आप पूंजीपतियों अडानी के हाथ बेच ही दिए। भारत की रेल को आप बेच चुके। भारत के आप LIC संस्थान, महत्वपूर्ण जैसे संस्थान आप बेच दिए प्राइवेट को। भारत की रेल एशिया की सबसे बड़ी रेल थी, आप किसको बेच दिए? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपने किसको बेचा? छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को आपने कहाँ बेच दिया? तो आप एक तरह से हवाई अड्डा बेच दिया आपने, अपने उत्तर प्रदेश रेलवे को बेच दिया, LIC को बेच दिया। आखिर सरकार के पास रहेगी क्या? सरकार को आप लिमिटेड बनाना चाहते हो, सरकार को इतना कमजोर क्यों करना चाहते हो? एक तरफ कोरोना काल में आम आदमी से रोजगार छीना, आम आदमी की संपत्ति जो है उसको दर दर भटकना पड़ा, और दूसरी तरफ जो रिपोर्ट आई है कि इस बीच अडानी की संपत्ति सबसे ज़्यादा बढ़ गई। तो एक तरफ युवा हताश है, बेरोजगार है, को लेकर के बड़े पैमाने पर छात्र आंदोलित हैं, हर वर्ग का छात्र है। और जो भारत ने जो पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही थी कि हमने पिछड़े वर्ग आयोग को भारत के अंदर संवैधानिक दर्जा दे दिया। उस आयोग ने भी अपनी टिप्पणी में कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 69,000 शिक्षक भर्तियों में बड़े पैमाने पर घपला हुआ है, और उसको लेकर के छात्र आंदोलित हैं। और छात्र यही तो कह रहे हैं कि आप हमें सच्चाई से अवगत करा दीजिए, और हमारा हक मारा जा रहा है। इको गार्डन में कई महीने से धरने पे हैं, और जब वो कल जा रहे थे तो उनके ऊपर पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज किया। आप वार्ता कर नहीं रहे हैं, विधानसभा को आप बंद कर रखे हैं। विपक्ष जब कोई बात कहता है तो आप विपक्ष की बात को कुचलने के लिए आप भय पैदा करते हैं। तो आखिर अब युवा बेरोजगार जाए कहाँ?
हमारा किसान कमेरा लोग जाएं कहाँ। आप कहते हैं कोरोना का तीसरा वेरिएंट आ रहा, तो हम कहते हैं कतरौलिया के हॉस्पिटल में अलग से व्यवस्था क्या हुई, आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेज में क्या व्यवस्था हुई। तो एक तरह से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था से लेकर रोजगार के सवाल पर, विश्वविद्यालयों से लेकर, आप कहीं पर कोई नहीं। किसान प्रदेश है उत्तर प्रदेश। ये कह रहे थे कि हमारे राज्य में सबसे ज़्यादा गन्ना का भुगतान हुआ। अभी देश की संसद चली, आपकी प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स ने भी खबर किया कि सबसे ज़्यादा गन्ना का बकाया उत्तर प्रदेश में है। इनके खुद मंत्री ने संसद में बयान दिया। और हद तो तब हो गई कि इनकी एसटीएफ जांच की पेपर के। तो जो पेपर छापने वाली कंपनी है, ना तो उसके पास प्रिंटिंग प्रेस है, ना उसके पास अपनी कोई ऑफिस है, और जो गोदाम दिखाया गया, जो पता दिया गया, वो दिल्ली के अंदर एक बीएस साहब का गोदाम है। सोचिए आप, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव बार बार कहते हैं कि आप संत हो, योगी हो, तो योगी जैसा आचरण भी तो होना चाहिए। आपके राज्य में परीक्षा की पवित्रता को आप इतना नष्ट कर चुके हो कि वो एक बियर के गोदाम के पते पर ऐसी परीक्षा, क्या आपके अधिकारी और आप या आपके मंत्री इतना लापरवाह हैं कि 21 लाख छात्रों के भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ करते हैं। तो ये पूरी तौर पर इनसे जनता का विश्वास उठ गया है। जनता और नौजवान, व्यापारी, किसान, समाज का अगड़ा पिछड़ा सर्व समाज एक विकल्प की तलाश में है, और वो विकल्प लगभग जनता के सामने आ चुका है। जिस तरह से अखिलेश यादव जी की यात्राओं में समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीतने के बाद? हमारे नेता ने कहा है कि जनता बहुत गुस्से में है और लोग बहुत गुस्से में है, वो भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपराध के कुछ ग्राफ बढ़े हैं, इसके साथ समाजवादी पार्टी क्या? जहां आप बैठे हैं यहीं अपराध का ग्राफ बढ़ा है। दलित परिवार की हत्या मेनगर थाने अंतर्गत हुई है। इलाहाबाद के अंदर 4 दलित परिवार की हत्या हुई। कमजोर तबके पर अपराध भी बढ़ा है और महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है। सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ, पुलिस के कस्टडी में सबसे ज़्यादा डेथ उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है। आपकी जानकारी के लिए मैं प्रेस मीडिया के सामने कहना चाहता हूं कि जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, उसने सबसे ज़्यादा नोटिस देश के किसी राज्य को दिया है तो उत्तर प्रदेश को दिया है। सबसे ज़्यादा पुलिस की कस्टडी में उत्तर प्रदेश के अंदर डेथ हुई है। सबसे ज़्यादा महिला अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, और पुलिस के कस्टडी में सबसे ज़्यादा डेथ उत्तर प्रदेश की हुई। क्या आगे बढ़ी, क्या दोषी पर कुछ कार्रवाई हुई? हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जिस तरह से उन्होंने मनीष गुप्ता की हत्या जिसके गोरखपुर के अंदर हुई थी, सरकार एफआईआर से भग रही थी, और उस महिला ने ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से अनुरोध किया। माननीय अखिलेश यादव ने तत्काल हस्तक्षेप किया, न्याय की मांग किया और कानपुर गए। सरकार घबराहट में आई। सरकार ने आनन फानन में उस व्यापारी की पत्नी को नौकरी देने का वादा किया, नौकरी और पैसे का, और उसका विज्ञापन लगवाया। लेकिन हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि जो उस मंत्री का इस्तीफा कब होगा, जिसने लखीमपुर में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। और जो रिपोर्ट आई है, और उस रिपोर्ट में आया है कि जो गोली चलने से पत्रकार की हत्या हुई, आखिर इस पत्रकार की क्या गलती थी? यही बात तो माननीय अखिलेश यादव कह रहे थे कि पत्रकार की मदद होनी चाहिए। वो तो कवरेज करने गया था, सरकार उस न्यूज़ को दबाने के लिए रोक भी लगाई थी। तो सरकार पूरी तौर पर फेल है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज से बड़ा घनघोर जंगल राज है। नौजवान दर दर भटक रहा है परीक्षाओं में।
आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं जहां पर योगी युवा वाहिनी की रविवार को संगठन कार्यालय पर बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर संगठन के संस्थापक साहिल उपाध्याय ने कहा कि योगी को एक बार पुनः मुख्यमंत्री बनाने के लिए योगी युवा वाहिनी कमर कस ले और संगठन के कार्यकर्ताओं को सूचित कर दिया गया है कि प्रदेश के सभी गाँव सभी वार्डों में योगी के 4 साल 8 महीने का विकास का कार्यों को बताते हुए एक बार पुनः मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रदेश की जनता से निवेदन करें। श्री उपाध्याय ने प्रदेश सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि योगी राज में प्रदेश भय, भूख, अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्त हो गया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 4 साल 8 महीने के कार्यकाल में जिस तरह से विकास की धारा बही है वहीं अपराध पर और भ्रष्टाचार मुक्त हो गया, जिसमें सरकार 100% सफल रही है, जो कि वाकई काबिले तारीफ है। तो वहीं श्री उपाध्याय ने कहा कि वह प्रदेश के सभी जाति धर्म के बीच पहुंचकर सरकार द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर उत्तर प्रदेश में भाजपा को प्रचंड बहुमत दिलाने की अपील करेंगे और गांव चलो अभियान से प्रमुख रूप से प्रदेश अध्यक्ष रुद्रशरण महाराज, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष राम संजीवन शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष शिवानंद महाराज, राकेश विपिन शर्मा, प्रशांत सिंह आदि लोगों ने सहित हजारों संख्या में संगठन के कार्यकर्ता मौजूद रहे। चयन हम लोगों को करना है कि किसको चयन करे, कौन विकास करेगा और कौन बात का विकास करेगा, कौन हिंदुत्व की बात करेगा, कौन विकास की बात करेगा। हमें उसकी चयन करनी है और हम उसी चयन में पीछे रह जाते हैं, कभी चयन नहीं कर पाते, अपनी परीक्षा को कभी सफल नहीं बना पाते। बाबू आप लोग साथ रहिए। हिंदू युवा वाहिनी या योगी युवा वाहिनी या विश्व हिंदू महासंघ तमाम प्रकार के संगठन बने हुए हैं जो हिंदुत्व को मात्र एक ही उनका नारा है और एक ही उनका संकल्प है कि हम हिंदुत्व को एक करेंगे और हिंदू राष्ट्र की स्थापना करेंगे। लेकिन वो ऐसे नहीं कर पाएंगे, संगठन बनाने से नहीं कर। आजमगढ़ से दिखा रहे हैं जहाँ पर विजय कुमार जैन मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा आजमगढ़ के लछीरामपुर में निःशुल्क कैंप का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा निःशुल्क परामर्श व मुफ्त दवा का वितरण किया गया, जिसमें कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में विशेषज्ञ डॉक्टर व मरीज उपस्थित रहे। आपको बता दें कि कार्यक्रम संयोजिका डॉक्टर अर्चना मैसी द्वारा डॉक्टरों को सम्मानित किया गया, जहाँ पर डॉक्टरों द्वारा शुगर, थायराइड, दमा, ECG, HB आदि की जाँच कर मुफ्त दवा का वितरण किया गया। कार्यक्रम के बारे में डॉक्टर अर्चना मैसी, कार्यक्रम संयोजिका, व रंजन राय, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के महामंत्री ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले मैं अपना परिचय बता दूं। मैं डॉक्टर अर्चना मैसी संजीव नर्सिंग होम में प्रैक्टिस करती हूँ। विगत 27 वर्षों से मैं आजमगढ़ में गायनी ऑब्स की सेवा दे रही हूँ। अच्छा, ये निःशुल्क कैंप लगा है, इसका क्या उद्देश्य? बेसिकली उद्देश्य यही है, जो लोग लेस प्रिविलेज्ड हैं, जो लोग नहीं फीस दे के दिखा पाते हैं, उन लोगों को दिखा पाया जाए, विशेषज्ञों की उन्हें सर्विस मिल पाए और कुछ उनकी निःशुल्क जांचें हो जाएं। अवेयरनेस भी हम लोग इसमें क्रिएट करना चाहते हैं कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़े। कैसे लोगों को जागरूक किया जा रहा है? कैंप गांव-गांव भी लगाया जाएगा? अभी फ़िलहाल तो ये हमने अभी इस तरीके का वृहद पहला कैंप किया है। इसके आगे हम लोग का प्लान है कि हम लोग इसमें अवेयरनेस भी शुरू करेंगे, एनीमिया के प्रति, कैल्शियम डेफिशिएंसी के प्रति और थायराइड की बीमारियां या गर्भावस्था में होने वाली जो परेशानियां होती हैं उनके बारे में। ये सब हम लोग धीरे धीरे आगे चल के, PCOD एक आजकल ज्वलन समस्या है, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे और हम लोग समय समय पे जागरूकता कैंप्स या हम लोग मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का आगे प्लान है हम लोगों का। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम रंजन है, मैं महामंत्री केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन आजमगढ़। ये निःशुल्क कैंप लगा है, इसका क्या उद्देश्य? आज विजय कुमार जैन मेमोरियल में निःशुल्क कैंप का आयोजन किया गया और निःशुल्क दवा वितरण का भी पहल किया जा रहा है। क्योंकि इधर 2 वर्ष से लगातार लोग कोविड से परेशान थे और डॉक्टर के यहाँ लोग अपने बातें कह नहीं पाते थे। एक छत के नीचे हमने सारी व्यवस्था रखी है, इससे सब लोगों को यहाँ आमंत्रित किया जा रहा है कि लोग आए, अपनी जांच करावे और शिविर का लाभ उठावे। और मैं धन्यवाद इस शिविर के आयोजक डॉक्टर अर्चना मैसी साहब, जो जनपद की प्रसिद्ध प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं। यह हमेशा हर 2 महीने पे उनका यह प्रयास है कि हर इस तरह की जांच होती रहे
ताकि गरीबों को, मरीजों को, सबको लाभ मिले। भाजपा के क्षेत्रीय संयोजक रमाकांत मिश्रा ने पत्र प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को आजमगढ़ जनपद में 2 कार्यक्रमों में अनेक विकास योजनाओं का लोकार्पण करेंगे तथा भाजपा उत्तर प्रदेश में पुनः 350 प्लस सरकार बनाने जा रही है। समाजवादी पार्टी दहाई में थी और दहाई में ही रहेगी, यही सैकड़ों का आंकड़ा नहीं पार कर पाएंगे। पूरा विश्व जहां कोरोना वैश्विक महामारी से परेशान था, सपा के लोग कहाँ थे? जातिगत सम्मेलन करने वाले लोग राष्ट्रवाद के नाम पर चुप क्यों हो जाते हैं? राष्ट्र रहेगा तो जाति रहेगी, लेकिन जाति और मजहब के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले सपा के लोग अब इनके गिनती के दिन बाकी रह गए हैं। आज उत्तर प्रदेश में बसपा का हर्ष है। सपा भी 2022 के बाद अन्य पार्टियों की तरह हाशिए पर दिखाई देगी। इनका सपना चकनाचूर हो चुका है। सुनाते हैं भाजपा के क्षेत्रीय संयोजक रमाकांत मिश्रा ने क्या कुछ कहा। यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज कल आजमगढ़ जनपद में 2 कार्यक्रमों में अनेक विकास योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पुनः 350 प्लस से सरकार बनाने जा रही है। समाजवादी पार्टी दहाई में थी और दहाई में ही रहेगी। यह सैकड़े का आंकड़ा नहीं छू पाएंगे। पूरा विश्व वैश्विक महामारी कोविड से परेशान था। समाजवादी पार्टी के लोग कहाँ थे? जातिगत सम्मेलन करने वाले लोग राष्ट्रवाद के नाम पर चुप क्यों हो जाते हैं? यह राष्ट्र रहेगा तो जाति रहेगी, लेकिन यह जाति और मजहब के आधार पे तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले समाजवादी पार्टी के लोग अब इनके गिनती के दिन बाकी हैं। आज उत्तर प्रदेश में जो बसपा का हश्र है, यह आगामी चुनाव के बाद 2022 के बाद उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा और कांग्रेस की तरह हाशिए पे दिखाई देगी। इनका मुंगेरी लाल का सपना पूरी तरह से चकनाचूर होगा। जो कल आ रहे हैं उद्घाटन जिसका करेंगे, और आजमगढ़ के लिए बहुत अच्छा चीज़ है विश्वविद्यालय। आजमगढ़ में विश्वविद्यालय की मांग लंबे समय से हम लोग करते चले आ रहे थे। समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि आजमगढ़ में विकास की एक हर ईंट पे मेरा नाम लिखा हुआ है। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में आज़ादी के बाद जो सबसे बड़ा हुआ आयुर्वेद का घोटाला, उसके जनक इस क्षेत्र के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री श्री बलराम यादव जी हैं। इसके बारे में समाजवादी पार्टी के लोग जनता के बीच में अपनी स्थिति क्यों नहीं स्पष्ट करते कि गरीबों के बीच बंटने वाली दवा जो 175 करोड़ रुपए का आयुर्वेद का घोटाला हुआ था, जिसमें समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और उस समय के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री श्री बलराम यादव जी। और आपको यूपी के लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर राजधानी लखनऊ में अवैध पार्किंग से कई घंटों तक जाम लगता है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये तस्वीरें आपको हम लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर राजधानी लखनऊ में अवैध पार्किंग से कई घंटों तक जाम लगा रहता है, जिसमें स्थानीय लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि पूरा मामला कृष्णानगर क्षेत्र के अंतर्गत नगर निगम जोन 8 की है, जहां पर अवैध पार्किंग है, जिसकी वजह से आए दिन आम जनता को जाम से जूझना पड़ता है और आखिर जिम्मेदारों ने भी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। ये तस्वीरें आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर राजधानी लखनऊ में अवैध पार्किंग का ये मामला सामने आया, जहां पर अवैध पार्किंग से चल रहे कई गेस्ट हाउस पर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ये इसी तरह से रोड पर जाम लगाते रहेंगे। ये तस्वीरें आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर अवैध पार्किंग से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और थाना चौपन पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित फरार चल रहे 15,000 रुपये के इनामिया अपराधी को पुलिस ने मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर कही जाएगी इस वक्त की, जो आपको दिखा रहे हैं सोनभद्र के थाना चौपन से, जहां पर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित फरार चल रहे 15,000 के रुपए के पुरस्कार घोषित अपराधी को मादक पदार्थ के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अमरेंद्र प्रसाद सिंह
कुशल निर्देशन में जनपद में वांछित फरार चल रहे पुरस्कार घोषित अपराधियों के गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी राजकुमार त्रिपाठी के निकट पर्यवेक्षण में 1000 रुपये के पुरस्कार अपराधी राम मूरत घसिया पुत्र कल्लू घसिया निवासी भलाई बंधा चुर्क मोड़ थाना सोनभद्र हलपता घसिया बस्ती गुरगुरा चौपन सोनभद्र को उसके साथी रमेश गुप्ता एवं राम दुलारी गुप्ता निवासी डाला चढ़ाई साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई करते हुए अभियुक्तों को अभिरक्षा के लिए भेज दिया। और आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं जहां पर एंटी करप्शन ऑफ इंडिया का 6वां स्थापना दिवस समारोह शिवम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रावनगर मड़िया के परिसर में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र उपस्थित रहे। संचालन मंडल संरक्षक व समीक्षा प्रभारी प्रभु नारायण पांडे ने किया। मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त कराने का बीड़ा जो ओझा ने उठाया है वह प्रशंसनीय है। आज जरूरत है कि भ्रष्टाचार को हम जड़ से उखाड़ फेंकें। उन्होंने कहा कि एंटी करप्शन ऑफ इंडिया को जो भी सहयोग प्रशासन चाहिए मैं उसे दूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित कमलेश ओझा ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि भ्रष्टाचार को समाप्त करना ही एंटी करप्शन ऑफ इंडिया का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि एडीएम प्रशासन महोदय ने जो सहयोग का आश्वासन दिया है मैं उसका आभारी हूँ। मीडिया प्रभारी संजय कुमार पांडे ने कहा कि अपर जिला प्रशासन अधिकारी ने जो अपना बहुमूल्य समय दिया है। एंटी करप्शन ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ा है। माल्यार्पण पर समारोह में जिला प्रभारी आशुतोष द्विवेदी, अंकित ओझा, अमित प्रताप अस्थाना, सुशील पांडे, हेमंत पांडे, श्रीराम पांडे, प्रशासनिक अधिकारी तथा उत्तर प्रदेश के प्रभारियों का धन्यवाद किया। कार्यक्रम क्या रहा है? आज का कार्यक्रम रहा है कि 6वां स्थापना दिवस एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया का मनाया गया शिवम स्कूल में, जिसका संयोजन मैंने किया है। और यह कम समय में जो है यह कार्यक्रम बड़ा अच्छा, सबका सहयोग रहा, बड़ा अच्छा रहा है। और मैं चाहता हूं कि अत्याचार, अन्याय, जुल्म, सितम और जो भ्रष्टाचार है उसकी जड़ को समाप्त किया जाए। यही इसका उद्देश्य एंटी करप्शन का। इसी तहत मैं सबका आह्वान करता हूं, जो पदाधिकारी इसके, जो जिम्मेदार लोग हैं इसके, वह भ्रष्टाचार को मुक्त करें। सर, स्थापना दिवस पर क्या कार्यक्रम रहा है? स्थापना दिवस पर 2015 में इसकी स्थापना की गई है और उसमें प्रतिवर्ष इसी तारीख को, इसी समय में प्रतिवर्ष स्थापना दिवस मनाया जाता रहा है संगठन से। और यह 6वां स्थापना दिवस था, जिसमें मैं सभी पदाधिकारियों और सदस्यों और मेरे सम्मानित जो भी हैं, मैं उनको एक उपदेश देता हूं, एक निर्देश जारी करता हूं कि अन्याय, अत्याचार, अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ आप सतत लड़ाई लड़िए और शासन प्रशासन को अवगत कराते हुए ऊपर तक बढ़िए, ताकि यह हमारा प्रदेश भी भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए और हमारा देश भी भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए। शासन प्रशासन की जो सोच है उसके अनुसार हमारा सब भ्रष्टाचार, अपराध मुक्त होकर के और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बन जाए। कुमार के समर्थन में जनता उतर गई है। बोला नहीं चाहिए तबादला। आपको बता दें कि सगड़ी तहसील में अधिवक्ताओं और एसडीएम के बीच का विवाद बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां अधिवक्ता रोजाना नारेबाजी करते हुए एसडीएम सगड़ी गौरव कुमार के स्थानांतरण की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं आज संपूर्ण समाधान दिवस पर दर्जनों की संख्या में विभिन्न गाँव से ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी के समर्थन में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और कहा कि स्थानांतरण न करने की मांग करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उपजिलाधिकारी गौरव कुमार के कार्यों की प्रशंसा की गई। तो वहीं न्यायालय में वर्षों से लंबित मुकदमों के भौतिक सत्यापन पर निस्तारण की ग्रामीणों ने प्रशंसा करते हुए जिलाधिकारी राजेश कुमार से मांग किया कि जिलाधिकारी सगड़ी गौरव कुमार का स्थानांतरण न करें। आपको बता दें कि ज्ञापन देने वाले लोगों में मुख्य रूप से वंशराज यादव, मुनि बिरबल, बैजनाथ, जनक यादव, मुन्ना सिंह, गुलाब सिंह, जितेंद्र यादव सहित दर्जनों की संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं इन लोगों ने स्थानांतरण करने पर सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी। मुनीब यादव, कहाँ से आए? बेलसर से। क्या मामला क्या है, पूरा बताइए। मामला था एसडीएम सगड़ी जो है के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था। हम भी दरखास्त देने आए थे, हमारा भी ज़मीनी मामला चल रहा है, तो हम भी थे यहाँ पर। एक वो प्रदर्शन के जैसे यहाँ प्रदर्शन हो रहा था उस पर हम लोग विचार किए कि एसडीएम सगड़ी तो अच्छे आदमी हैं,
और उनको यहाँ से जो है हटाने के लिए मांग किया जा रहा है। प्रदर्शन कौन कर रहा था? वकील लोग। अच्छा, उससे आपको आपत्ति है? हाँ, आपत्ति ये है कि हमारा भी मामला 12 साल से चल रहा था, फैसला हो गया। अच्छा, फैसला, हाँ, इन्हीं के ये आए, फैसला हो गया, जो भी हुआ उचित हुआ, फैसला कर दिए। तो हम लोग पक्ष में हैं, यहाँ की जनता तमाम लोग थी। एक विचार बनाया गया, एक दरखास्त दिया गया, डीएम साहब को ज्ञापन दिया गया कि एसडीएम साहब अच्छे आदमी हैं, इनको यहाँ से जो है जो भी इनके पर क्लेम लगाया जा रहा है ये निराधार या गलत है, ये सही है, इनको हटाया न जाए यहाँ से इस आधार पर कि ये गलत है कि नहीं हटेंगे। हाँ सर, बताएं। मेरा नाम राजीव कुमार मिश्रा है, मैं बाढ़ पीड़ित सामाजिक संगठन का महासचिव हूँ। आज ये सगड़ी प्रांगण में एक ईमानदार अधिकारी गौरव कुमार जी आए हैं, जिनसे पब्लिक, काश्तकार, वह उनकी प्रशंसा गांव में जाकर कर रहा है कि बड़े अच्छे हैं। हमारे 20 साल तक के जो मुकदमे थे वह हमारे 3 महीने के अंदर ही उन्होंने बिना वकील के उसका जो पॉइंट बनता था, जो सच्चाई थी, उस सच्चाई के साथ खड़ा होकर पब्लिक की और काश्तकारों की मदद कर रहे हैं। इसके लिए हमारे ये सारे लोग जो एकत्रित हुए हैं, इन लोगों ने जो है डीएम साहब को पत्रक दिया है कि ऐसे अधिकारी को लोकतंत्र में ईमानदारी पूर्वक रहने का अधिकार है और पब्लिक से सीधा संवाद करते हैं और उसके बाद कार्य करते हैं। इसको इनकी मैं बहुत प्रशंसा करता हूं गौरव कुमार जी के, बहुत बहुत धन्यवाद। आजमगढ़ जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार रामफेर चौहान आजमगढ़ में मैं जनवादी पार्टी कार्यालय पर विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी का जायजा लेने पहुंचे। आपको बता दें, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप सभी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलने का आह्वान किया है और कहा कि आप सभी चुनाव की तैयारी में जुड़ जाएं। कहा, जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार रामफेर चौहान ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलने का काम करें। और क्या कुछ कहा रामफेर चौहान ने, आपको सुनवाते हैं। तो पूरे कम से कम पूर्वांचल में तो ये संदेश जा चुका है कि भाजपा अब जा रही है। चौहान समाज या बैकवर्ड क्लास के सारे लोग अब सपा गठबंधन के साथ एकत्र हो चुके हैं। नहीं, आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी और जनवादी का जो गठबंधन है उसमें कुछ आपके और आपके समाज को टिकट मिल सकता है? बिल्कुल मिलेगा। इसी पे तो हमारा गठबंधन है कि जब हमारे समाज को हिस्सेदारी मिलेगी तो हम साथ देने के लिए तैयार हुए हैं। जहाँ तक सीटों के बंटवारे की बात है तो हमारी चिन्हित 24-25 सीटें हमने माननीय अखिलेश जी को दिया है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर वार्तालाप कर रहे हैं। अब जो भी समझौता होगा उसका पालन किया जाएगा। आपको आजमगढ़ विधानसभा में 10 सीटें हैं, तो इसमें आपको कौन सी सीटें मिल सकती है, कुछ आंकड़े? पूर्वांचल की लगभग हर जिले की कम से कम 1 सीट को हमें मिलेगी। अब रही बात यहाँ 10 है तो 10 में वो भी मिल सकती है, लेकिन एक तो कंफर्म है। आजमगढ़ में मिल सकती है। हाँ, हर जिले में, पूर्वांचल के हर जिले में 1 सीट मिलेगी। और भारतीय जनता पार्टी जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान की रथ निकालने की तैयारी कर रही है, उस पर कुछ आप? भारतीय जनता पार्टी आज तक हमारे समाज के लोगों को हमेशा गुमराह करती रही। इस गुमराह होने की स्थिति में ही आज 19 बिरादरी के लोगों को, इस समाज के महापुरुषों के लिए उनके आदर्शों पर कोई ध्यान नहीं दिया है। उनकी मांगों का कोई वजूद उसके सामने नहीं रहा। अब चूंकि जनवादी पार्टी के बैनर तले हमारे समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं, इसको देख करके घबराई हुई स्थिति में अब बहुत सारे तोड़ने का प्रयास करेगी, लेकिन इस पर हमारा समाज किसी भी कीमत पर गुमराह होने की स्थिति में नहीं है। क्या आप अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ सकते हैं? कहीं ये न हो कि जैसे आप लोग चंदौली में समाजवादी के सिंबल पर चुनाव लड़ें? वहाँ तो स्थिति दूसरी थी, क्योंकि हमको बहुत कम समय मिला, इसलिए हमको लोगों में ये बात कहने में या प्रचार करने में दिक्कत हुई। इसलिए हमारी कार्यकारिणी ने कहा कि हमारा एक कम से कम सपूत
समाज का एक लड़का संसद में बैठे, एन केवल प्रकार में हमको लड़ना था, लड़े, जीते भी, लेकिन भाजपा के लोगों ने। आजमगढ़ से दिखा रहे हैं जहां पर सगड़ी तहसील क्षेत्र के जीयनपुर स्थित डांग बंगले पर भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह की अध्यक्षता में भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा को सफल बनाने के लिए चर्चा की गई। बैठक के दौरान जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह ने भाजपा नेताओं और मंडल के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी और कहा जो भी जिम्मेदारियां जिसको दी जा रही हैं उससे किसी भी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए, सभी लोग अपनी जिम्मेदारियों का सही ढंग से निर्वहन करेंगे। वहीं पर यह भी जानकारी ली गई कि जनसभा में कौन कौन से भाजपा नेता कितने कितने वाहनों की व्यवस्था करेंगे। सगड़ी की जनसभा ऐतिहासिक होगी, महिलाएं काफ़ी संख्या में नजर आएंगी। नरेंद्र सिंह ने कहा कि अब की बार सगड़ी विधानसभा में कमल खिलेगा। उन्होंने कहा कि सीएम योगी की जनसभा में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी होनी चाहिए। तैयारी बैठक पर अपनी राय रखते हुए बंदरा सिंह विधायक सगड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा को ऐतिहासिक बनाया जाएगा। वहीं यह भी जानकारी ली गई कि कहां कहां पर बैनर लगाए जाएंगे, कहां कहां पर पोस्टर लगाए जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी ज्ञानेंद्र मिश्रा को दी गई। इस मौके पर भाजपा नेता सगड़ी विधायक वंदना सिंह, संतोष सिंह टीपू, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष गोरखपुर मंडल अरविंद कुमार जायसवाल, संतोष कुमार सिंह टीपू, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मनीष कुमार मिश्र, घनश्याम सिंह पटेल, देवेंद्र सिंह, महामंत्री नागेंद्र सिंह पटेल, विवेक सिंह सोनू आदि लोग उपस्थित रहे। क्या कुछ कहा जिलाध्यक्ष भाजपा ध्रुव सिंह ने, आपको सुनवाते हैं। अध्यक्ष जी, हाँ सर, ये कैसी बैठक थी? मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारी कैसी? हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे उत्तर प्रदेश के जननायक, आम गरीब जनता की चिंता करने वाले माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी हमारे सगड़ी की वीरों की धरती पर, शहीदों की धरती पर आ रहे हैं 6 तारीख को 11 बजे। उसी की तैयारी में हम सभी लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जो उपस्थित हुए हैं, उसकी रणनीति बनी है। 10,000 छोटे वाहन और इसी के साथ साथ 10,000 मोटरसाइकिल, इसी के साथ साथ कम से कम 2,500-3 हज़ार टेम्पो, 3 पहिया वाहन और 200 बस बड़ी वाली, और बाकी यहाँ पर अगल बगल गांव से 10-15 हज़ार कार्यकर्ता पैदल आएंगे। ये पूरी तरह से रणनीति हम सबों ने मिलकर बना लिया है। अब इस रणनीति को ज़मीन पर कल उतार करके और परसों यहाँ मैदान जो सगड़ी का है, इस सगड़ी मैदान से लेकर महुला लाट घर तक आपको यहाँ सगड़ी की धरती के लोग ही दिखाई देंगे और मैदान पूरा भीड़ से पड़ जाएगा। जनता यहाँ की उत्सुक है, यहाँ के लोग उत्सुक हैं, मुख्यमंत्री के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और बहुत भारी जनसभा यहाँ होगी। तथा उस जनसभा में आजमगढ़ के विकास का जो खाका माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो पैसा दिया है यहाँ विकास के लिए, उसका शिलान्यास करेंगे। जो उन्होंने यहाँ काम कराया है उसका लोकार्पण करेंगे। यह भी एक मनोरम दृश्य आप सबके सामने होगा। कितनी भीड़ हो सकती है सर? भीड़ जो है 1.5 लाख से ऊपर होगी। सगड़ी की जनता से क्या अपील है? सगड़ी की जनता से अपील है कि अधिक से अधिक लोग, सभी लोग उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, गरीबों, नौजवानों, छात्रों, महिलाओं, सबके सम्मान में जो दिन रात अहरनिश काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनके पिता कोरोना काल में एक्सपायर हुए थे, वो इस जनता को छोड़ करके, जनता दुख की घड़ी में थी, संकट की घड़ी में थी, छोड़ करके अपने पिता के लिए वहाँ पर नहीं गए। वो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए समर्पित है। और उत्तर प्रदेश की जनता जो आज गरीब जनता की चिंता कर रही है, लगातार 2 वर्षों से 2 महीने फ्री खाद्यान्न मिल रहा है, अब उसको दुगना कर दिया। जहाँ 10 किलो था वहाँ 20 किलो मिलेगा, जहाँ 35 किलो था वहाँ 70 किलो मिलेगा। इसलिए पूरी जनता योगी जी के साथ है, भाजपा के साथ है और पूरी जनता का उत्साह है और 1.5 लाख से ऊपर यहाँ लोग उस दिन जनसभा में आएंगे। धन्यवाद। पर चीनी मिल सटिया के 6वें पेराई सत्र का शुभारंभ रविवार को सभापति जिलाधिकारी राजेश कुमार, प्रधान प्रबंधक लालता प्रसाद सोनकर ने हवन पूजन व आरती के बाद मिल का बटन दबाकर किया। इसी के साथ ही गेट के क्रय केंद्र का उद्घाटन कर सबसे पहले गन्ना लेकर पहुंचे चालक को सम्मानित किया। आपको बता दें कि मुख्य गन्ना अधिकारी डॉक्टर विनय प्रताप सिंह ने बताया कि इस बार मिल में पेराई का लक्ष्य 45 कुंटल का रखा गया है और 37 कुंटल गन्ने की बाइंडिंग की गई है। गन्ने की उपलब्धता के लिए मिल गेट के अलावा 33 क्रय केंद्र प्रबंधन तंत्र के हवाले संचालित किया गया है। मिल प्रशासन ने किसानों से साफ सुथरा जड़ रहित गन्ना आपूर्ति करने की अपील की है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा चालक माता प्रसाद को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अभियंता बायाराम यादव, स्वप्निल, प्रबंधक नरेंद्र कुमार व राहुल
कांत यादव, चीफ केमिस्ट विनोद कुमार, मुख्य लेखाकार वैष्णो तिवारी, जेई सौरभ यादव, कार्यदायी संस्था के मैनेजर वीके मिश्रा, अश्वनी इकाई प्रभारी रविंद्र सिंह, बालकिशन, सुभाष यादव आदि लोग उपस्थित रहे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में साफ सफाई का अभाव है और ओपीडी से डॉक्टर व प्रभारी नदारद दिख रहे हैं, जहां पर सफाई कर्मचारी बीगो और निबुलाइजर लगा रहे हैं। आपको बता दें कि जनपद आजमगढ़ के सगड़ी तहसील अंतर्गत महाराजगंज थाना के भैरव बाबा धाम के पास स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज में इन दिनों कूड़े का अंबार लगा हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज में सुविधाओं का पूरी तरह से अकाल पड़ा हुआ है। प्रभारी महोदय कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, कोई देख रेख करने वाला नहीं है। मात्र एक डॉक्टर के भरोसे पूरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चलता है। हमारे संवाददाता ने उक्त मामले को संज्ञान में लेकर जिला चिकित्सालय पहुंचकर सच्चाई जानने के लिए मरीज के रूप में जाकर पर्ची कटाई और दिखाने के लिए डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर की कुर्सी खाली रही और डॉक्टर नदारद दिखे। हॉस्पिटल में उपस्थित फार्मासिस्ट में टेली मशीन विभाग में दिखाने के लिए कहा है तो टेली मेडिसिन विभाग में देर होने के कारण फार्मासिस्ट ने पुनः बुलाकर स्वयं दवाइयाँ लिख दे दिया। इस संबंध में जब हमारे संवाददाता ने अपना परिचय बताकर पूछा कि अगर आप इन दवाइयों से किसी भी प्रकार की अनहोनी होती तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे? फार्मासिस्ट ने इसकी तुरंत सूचना प्रभारी अधीक्षक प्रवीण कुमार चौधरी को दी। वहीं दूसरी तरफ सफाई कर्मी मरीजों को बीगो और नेबुलाइजर लगाते हुए दिखे। उनसे जब पूछा गया कि उन्होंने बताया कि मेरी कमर में दर्द है जिसकी वजह से साफ सफाई नहीं कर सकते हैं। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। चाहिए हमको नहीं जी, देखिए सच दिखाना हमारा काम है, जो सच होगा उसके साथ है, झूठ हम दिखाते नहीं। लेकिन मेरा सवाल आप लोगों से यही है कि यहाँ की आम क्षेत्र की जनता जो है, आम जनता जो है, आप जैसे प्रबुद्धजीवी लोग, समाज सेवी लोग, आखिर पिछले 3 साल से क्यों आप बता दें आपसे हम कि अगर बहुत कहानी बताऊँ मैं आपसे, यहाँ के कुछ लोग ऐसे पत्रकार भी हैं, स्पष्ट बता रहा हूँ, कुछ पत्रकार हैं जो जात बिरादरी के आधार पर काम कर रहे हैं। जो डॉक्टर यहाँ 24 घंटा पता लगा, पब्लिक पता लगा लिया, 24 घंटा यहाँ डॉक्टर अंग्रेज यादव जी रहते थे, लेकिन उनके भी खिलाफ लोगों ने गलत वीडियो बनाकर नए सीएमओ साहब को दिया, उन्होंने तुरंत उनका ट्रांसफर यहाँ कर दिया। ये नहीं देखने आया कि वो डॉक्टर यहाँ रहता कि नहीं रहता है। सच की पड़ताल किसी ने नहीं किया। रजिस्टर है, किसने लिखा है, किसने क्या किया है, वो तो मिलेगा नहीं। किसी सच का प्रॉब्लम बस ट्रांसफर कर दिया, कर ट्रांसफर, शिकायत हुई ट्रांसफर कर दिया। एक और बता दें आपसे घटना यहाँ की, एक महिला यहाँ डॉक्टर मोहम्मदन, इनके ही शासनकाल में हुई है। वह मेरे सामने घटना है, वो व्रत नहीं रहते हैं सब लोग, क्या नाम है, रोजा, वो बेचारी रोजा थी, उसको इतना इन्होंने हड़का दिया तालिबानी की तरह कि उसने इस्तीफा दे दिया सर यहाँ से। इतनी प्रताड़ना हुई। हाँ, और उनके प्रताड़ना पर चूंकि अब जिले से कुछ कार्रवाई हो नहीं रही है, कोई कर्मचारी भी नहीं बोलेगा। इसका कारण क्या है? इसका कुछ कोई एक ऐसा व्यू पॉइंट ऑफ व्यू हो कि जिसकी वजह से ऐसा हो रहा, क्या कारण है? मुझको तो लगता है यार, देखिए स्पष्ट बता दूँ कि धन उगाही के लिए हो रहा है यहाँ पर। धन उगाही? हाँ, यहाँ कुछ काम ऐसे कराएंगे। मैंने जन सूचना मांगा है, वो अभी नहीं मिल रहा है, मुझको दिया जा रहा है। जन सूचना आपने लगाई है? कब लगाई थी? अभी लगाया हूँ, 1.5 महीने पहले लगाया हूँ, पता पहुँचा नहीं, पता लोग कहते पहुँचा, मत पहुँचे, तब तक मैं धरने बैठूँगा, उसमें सब मैं मांग रखूँगा। इनके समय जितनी नियुक्तियाँ हुई हैं, इनके समय में जितने डॉक्टर क्यों यहाँ से चले गए भाई, डॉक्टर आए क्यों चले गए भाई? यहाँ 5 डॉक्टर यहाँ रहना चाहिए, एक भी डॉक्टर नहीं। आप देखिए कोई डॉक्टर नहीं है। नहीं डॉक्टर तो कोई नहीं, फार्मासिस्ट के भरोसे चल रहा है। 30 तारीख को यहाँ आया था, कुछ डॉक्टर से पूछा गया था क्यों वो यहाँ आए थे। डॉक्टर प्रवीण चौधरी ने उनसे पूछा वो किस लिए यहाँ आए थे, जबकि मैं दवा के लिए गया था। क्यों भाई? नहीं, 2 जगह पहले परशुरामपुर के चार्ज इन्होंने लिया था। ये स्थिति है, तो समझ में नहीं आ रहा कि सीएमओ साहब क्यों ऐसा उनको मानते हैं। अगर मान रहे हैं तो उनकी पोस्टिंग कर दें, महाराज उनकी पोस्टिंग कर दें, पोस्टेड कर दें, सही बात है, मुझको उनका विरोध नहीं है। अस्पताल की व्यवस्था कैसे सुधरेगी सीएमओ साहब बताओ मुझको। और 26 तारीख को सर मैं धरने बैठूंगा। 26 तारीख? जी हाँ, 26/12 को धरने बैठूंगा। थैंक यू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर आज संयुक्त रूप से डीआईजी आजमगढ़ मंडल द्वारा तैयारियां जोरों से चल रही हैं। आपको बता दें कि आजमगढ़ जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यक्रम स्थल सगड़ी व तहसील लालगंज के लिए निरीक्षण किया जा रहा है। आपको बता दें मैखरपुर में लगाए जा रहे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ बैठक की गई और उन्हें तैयारियों को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए। तो ये तस्वीरें आपको
दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर आज संयुक्त रूप से डीआईजी आजमगढ़ जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यक्रम स्थल सगड़ी व तहसील व लालगंज क्षेत्रों का किया गया निरीक्षण। क्या कुछ कहा पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य एवं राजेश कुमार डीएम ने, आपको सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री जी का जनपद में 2 जगह कार्यक्रम है। पहले सगड़ी जो तहसील है इसके साथ में जो परिसर है यहाँ पे, और दूसरा लालगंज में है। सगड़ी में जो आप देखेंगे जो पूरा संसदीय क्षेत्र है आजमगढ़, उसमें 76.14 करोड़ की 32 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम है, और साथ में विभिन्न लाभार्थी परक जो योजनाएं हैं जिसमें कि सरकार की तरफ से योजना चलाई जाती है, उसमें जो लाभार्थी हैं उनको बुला के उनको भी जो वितरण है, प्रमाण पत्र वितरण भी माननीय मुख्यमंत्री के कल कमलों से यहाँ पे वितरित किया जाएगा। तो एक बड़ा कार्यक्रम है जनपद के लिए, जो सौगातें हैं यहाँ पे विकास की, उनका लोकार्पण शिलान्यास किया जाएगा। हमारा गया कि 112 नंबर पे पुलिस को सूचित करें। लगभग 2 कंपनी पीएसी भी इस डिप्लॉयमेंट में लगाई गई है, और हम लोग सकुशल संपन्न इस पूरे कार्यक्रम को अभी ब्रीफिंग की गई है, जिसमें समस्त पुलिस बल जो लगा हुआ है, लगभग 10 गजेटेड ऑफिसर्स हैं, उसके अलावा लगभग 1000 की नफरी है जो अलग अलग व्यवस्थाओं में लगी है। इन सबको ब्रीफ किया गया है। जितने भी चेक्स होते हैं, जितने हम लोगों को पहले से प्रिकॉशंस लेने होते हैं वो लिए गए हैं। ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा मॉनिटर करने के लिए। उसके साथ साथ डाइवर्जन जो रोड का है, ताकि आम जनमानस को कोई समस्या यहाँ पे आनी नहीं चाहिए। तो हम अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे कराएंगे, तो इसी का ध्यान रखें, जैसे मुफ्ती साहब बता रहे हैं काला कपड़ा या इस तरह की कोई संदिग्ध चीज़ ना लेके आए, इसको विशेष तौर पर हमें ध्यान रखना है। इसी बात में खत्म करता हूँ, और यही आशा है कि हमेशा की तरह हम ये कार्यक्रम भी बहुत अच्छे से कराएंगे। धन्यवाद। मैं डीआईजी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि बातें डीएम साहब और एसपी साहब मेरे साथ मंच पे मौजूद हैं। आप लोगों ने सबने एक ड्यूटी कराई है, पिछली वाली ड्यूटी में मैक्सिमम लोग आप लोग रहे होंगे। नया कहने में कुछ भी नहीं है। सिंह यूथ ब्रिगेड के राज्य कार्यकारी सदस्य मनोनीत किए जाने पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व प्रदेश अध्यक्ष अनीश राजा का आभार एवं धन्यवाद प्रकट करते हुए संजय यादव ने कहा कि मुझे प्रदेश की जिम्मेदारी दिए जाने के लिए मैं सरकार का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। और संजय निषाद ने कहा कि आजमगढ़ के रोड शो में नौजवान भाइयों का अपार जन समर्थन एवं प्यार दुलार सम्मान मिला। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूं एवं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और कुछ क्या कहा, सुनाते हैं आपको। आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर जीएनपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के खालिसपुर गांव निवासी यासीन बानो पत्नी सुफियान अहमद ने जीएनपुर थाने में तहरीर देते हुए मारपीट करने, रजिस्टर फाड़ने का आरोप लगाया था, जिस पर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया था। आपको बता दें कि वहीं इस मामले में दूसरे पक्ष से सैफ सरफराज ने मीडिया के सामने अपनी बात को रखा है और कहा कि हमारे ऊपर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं, हमको फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है। मैं विदेश अपनी रोजी रोटी की तलाश में रहता हूं और हमारे पड़ोस में यह लोग हमेशा हमें परेशान करते रहते हैं। यह नहीं चाहते कि मैं बाहर जाकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं, इसलिए हमको फर्जी मुकदमे में फंसाए जाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि पीड़ित ने इस संबंध में मीडिया के माध्यम से शासन और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि जाँच कर इस संबंध में जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और कुछ कहा पीड़ित कैफ ने आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम फैज़ खान है। इस गाँव के निवासी हैं? जी, मैं खालिसपुर का निवासी। अभी कुछ दिन पहले आपके ऊपर एक आरोप लगा था किसी आशा के साथ मारपीट का, संबंध में क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या जानकारी? जी क्या सर, सही है? वो एफआईआर सरासर वो गलत है। ये लोगों ने एफआईआर लगाया कि मैं वैक्सीन लगवाने के लिए गया था, आधार कार्ड मांगने की मैंने मारपीट की। सर ये बिल्कुल तरह से गलत है। मेरा वैक्सीन जो है सऊदी अरब का लगा हुआ है। मेरे भाई की उम्र अभी 16 साल है, उसको वैक्सीन लग नहीं सकती। अब मेरी माँ को 4 महीने पहले लगी हुई थी। वो मेरी छोटी भांजी को वो टीकाकरण लगाने का बात हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि आपको 5000 रुपये सरकार की तरफ से मिलेगा, तो आपको 1000 रुपये देनी पड़ेगी उसमें। और 2-3 बार मेरे वो फॉर्म वगैरह को कॉपी कराने के लिए मेरे भाई को 2-3 बार उन्होंने दौड़ाया है। मैंने उनसे यही बात की कि भाई पूछ लो एक बार कि उनसे को क्या चाहिए, जीनपुर जाना बार अच्छी बात नहीं है। तो मेरे भाई को उन्होंने फिर गंदी गालियाँ दी। उसके बाद उसे मारा भी। फिर जब मैं गया वहाँ पे उसको छुड़ाने के लिए,
तो मुझे भी गाली दी और मेरे ऊपर FIR लगाया कि सरकारी काम में बाधा डाला है और कागज़ वगैरह फाड़ दिए, पेपर वगैरह। तो मैं ये बात में उनका वो जो काम कर रही थी वो हॉस्पिटल से उनकी 70 मीटर दूर पे काम कर रही थी। और ऐसी बात कोई नहीं कि मारपीट उसको कोई मारा, उसने असल में मेरे भाई को खुद ही मारा। वो छोटा है, हाई स्कूल में पढ़ता है, उसका एग्ज़ाम चल रहा है। तो ये क्या मारपीट आपसे नहीं हुई थी? नहीं, हमसे कोई भी मारपीट नहीं हुई है। अच्छा, तो फिर ये आरोप पूरी तरह से फर्जी है क्या? जी, पूरी तरह से फर्जी है ये आरोप। क्या कहना चाहेंगे आप इस मामले में, आप चाहते क्या हैं? सर मैं यही चाहता हूँ कि इस चीज़ की अच्छे से जांच हो, उसके बाद जो आप सोचें। इसके पहले क्या ये आप लोगों की पुरानी रंजिश है? जी सर, ये पुरानी रंजिश है, करीब 10 साल से पुरानी रंजिश है। उन्होंने कितनी बार मेरे बहन को मारा था, उसके कान के पर्दे फट गए थे, और मेरे भाई को भी मारा था, मेरी दादी को मारे थे, उनका हाथ टूट गया था। और उन्होंने फिर गाँव वालों ने हमें समझाया कि कोई केस मुकदमा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपस में गांव में रहना है। और हमें सर यहाँ रहना नहीं था, हम सऊदी अरब में रहते हैं, इसलिए हम लोग केस मुकदमे में नहीं पढ़ने चाहते। और वो लोग बार बार दबाव बना रहे हैं? जी, वो बस यही दबाव बना रहे हैं कि वो कभी सऊदी अरब ना जा पाए।